is biased. However, the facts check have said that the claim is far from the truth. The Delhi police has rebutted the claim as highly misleading and that the article conveniently ignores the spirit of the order. And with that, we conclude News Night for tonight. Thanks very much for being with us. Namaskar. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। खबरें कठोर इरादों की, खबरें अनगिनत हौसलों की, खबरें सपनों की ऊंची उड़ानों की, खबरें सोच बदलने की, खबरें असंभव से आगे निकल जाने की। अच्छी खबर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती है। मैं तो देशवासियों से भी अपील करूं कि गुड न्यूज इंडिया भी हमने देखना चाहिए। आम लोगों की खास कहानियां, प्रेरणा, जोश और उम्मीद देती पॉजिटिव खबरें। गुड न्यूज इंडिया, रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। अगर आपको भी बहुत इंतजार है इस बात का कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी, तो एयर बबल व्यवस्था के तहत अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू होने जा रही हैं। बताएंगे आपको विस्तार में इसके बारे में। साथ ही बाढ़ के कैसे हैं हालात देश में, लेंगे उनका भी जायजा। चीनी कंपनियों के खिलाफ विश्व भर में मुखर हो रहे हैं विरोध के सुर। क्या है कारण? किन किन मोर्चों पर चीन के खिलाफ विभिन्न देश क्या क्या रुख अपना रहे हैं, करेंगे विस्तार से इस पर भी चर्चा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरें समेटकर हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने कहा, चीन के साथ चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के कार्यान्वयन पर प्रगति की हुई समीक्षा।
भारत और चीन पूरी तरह से पीछे हटने के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध, कहा प्रक्रिया जटिल और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत। विदेश मंत्रालय ने कहा एलएसी पर यथास्थिति बदलने का कोई भी एक तरफा प्रयास स्वीकार्य नहीं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण को दूसरी बार राजनयिक पहुंच के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा हमें अपने अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार। पीओके में पाकिस्तान की ओर से बांध के निर्माण पर भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्रालय ने कहा हमने दर्ज कराया है कड़ा विरोध। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए कल से 2 दिन के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहेंगे साथ। कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में होगा पीएम मोदी का भाषण। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ प्रधानमंत्री समापन सत्र को करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित। कार्यक्रम की थीम है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत का अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौता। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एयर फ्रांस पेरिस से 28 उड़ानें करेगा संचालित। 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच भी होंगी 18 उड़ानें। सरकार को दिवाली तक 55 से 60% घरेलू उड़ानों की उम्मीद। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.25%। देश में कोरोना से 6,12,814 लोग हुए ठीक, जबकि सक्रिय मामले 3,31,146। बिहार में आज से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 92 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की हालात की समीक्षा। बिहार में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहने से जनजीवन पर असर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश। अमेरिकी सांसदों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप से टिकटॉक समेत अनेक चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी के अनुरोध के बाद व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कहा कुछ ही हफ्तों में होगा फैसला। अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर कर रहे हैं विचार। और 2022 में फीफा विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा। 21 नवंबर 2022 से कतर में होगी शुरुआत। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार सैन्य और राजनयिक चैनल्स के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में 14 जुलाई को चुशुल में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप ही रही। और इस वार्ता में भी सेना के पीछे हटने पर जो सहमति बनी उसी के क्रियान्वयन पर प्रगति की समीक्षा भी की गई और साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना के पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने पर भारत और चीन के बीच चौथे चरण की लंबी सैन्य बातचीत के बाद भारत ने कहा है कि दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल है, जिसका निरंतर सत्यापन करने की जरूरत है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है, वरिष्ठ कमांडरों ने पहले चरण में सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए हुई बातचीत के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की और पूरी तरह सीमाओं से सेनाओं को पीछे हटाने के कदमों को सुनिश्चित करने पर चर्चा की। दोनों पक्ष पूरी तरह से पीछे हटने के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। प्रक्रिया जटिल है और इसमें लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष इसे राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि भारत और चीन LAC पर मौजूदा स्थिति को दूर करने के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। Both sides have agreed at specific points to redeploy towards their regular posts on their respective sides of the LAC. These are mutually agreed reciprocal actions to be taken by both sides.
and as I have already conveyed, it is an ongoing process. This mutual redeployment should not be misrepresented. There is absolutely no change with respect to India's position on the line of actual control. We are fully committed to observing and respecting the LAC. Any unilateral attempts to change the status quo along the LAC are not acceptable. गौरतलब है, चीन और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए 14 जुलाई 2020 को एक बैठक का आयोजन भारतीय इलाके चुशूल में किया गया। सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने के लिए 5 जुलाई को ही सहमति के अनुरूप ही भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। सैनिकों को पीछे हटाने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 2 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत हुई। उन्होंने इलाके में तनाव घटाने के तौर तरीकों पर चर्चा की थी। उल्लेखनीय है कि गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ गया था। इसके बाद से दोनों देश बातचीत की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं और तनाव घटाने के साथ ही सीमा से सैनिकों की वापसी पर काम कर रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि वो इलाके में सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी होंगे। दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होने के बाद रक्षा मंत्री का लद्दाख का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का औचक दौरा किया था। रक्षा मंत्री शनिवार को श्रीनगर का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह वहां की ताजा स्थिति का जायजा लेंगे। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और चीन के ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अब कई देशों में मांग उठ रही है। अमेरिका इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार विचार भी कर रहा है। वहीं कई मुद्दे जैसे दक्षिण चीन सागर, हांगकांग के कानून के बदलाव और मानवाधिकार के साथ साथ कोविड-19 जैसे तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर अब चीन विश्व भर में घिरता दिख रहा है। भारत की ओर से चीन के कई ऐप्स पर पाबंदी के बाद दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की मांग हो रही है। अमेरिका में चीन के ऐप्स पर पाबंदी की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिका के प्रभावशाली 24 रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को टिकटॉक और अन्य चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का असाधारण कदम उठाया है। टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाने की प्रशासन की कोशिशों का समर्थन करते हुए सांसदों ने ट्रंप को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि इन लोकप्रिय ऐप्स की डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया चीन के सख्त साइबर सुरक्षा कानूनों से जुड़ी है। इन कानूनों के तहत चीन में काम कर रही सभी कंपनियां, टिकटॉक की मूल कंपनी बायटेडांस भी शामिल है, उन्हें CCP अधिकारियों के साथ उपभोक्ता के डेटा साझा करने पड़ते हैं, जो कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सांसदों ने ट्रंप को लिखा, हम आपके प्रशासन से अमेरिकी लोगों की निजता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। इस मांग के बाद व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप्स पर कोई फैसला महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के भीतर लिया जा सकता है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई के लिए खुद से कोई समय सीमा तय की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर फैसला कुछ हफ्तों में होगा, ना कि महीनों में। कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये टिकटॉक, वीचैट और अन्य ऐप से जुड़ा है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। खास तौर से ये एक विदेशी दुश्मन द्वारा अमेरिकी नागरिकों की सूचना एकत्रित करने से जुड़ा है। इस महीने की शुरुआत में पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकता है। जाहिर है चीन दुनिया भर में तमाम मामलों में घिरता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से विवाद चल रहा है। अमेरिका भी इस मामले में चीन के खिलाफ है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी दोहराया है कि वो दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पूरा समर्थन करता है। Australia will continue to adopt a very supportive position of freedom of navigation in the South China Sea. We back that up with our own actions and our own initiatives and our own statements, but we'll say it the Australian way, we'll say it the way that's in our interest to make those statements, and we'll continue to adopt a very consistent position. It is a matter that is frequently raised
when we have dialogue with our colleagues. भारत ने भी साफ कहा है कि दक्षिण चीन सागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पूरा समर्थन करता है और कोई भी विवाद वार्ता और कानूनी दायरे में हल होने चाहिए। South China Sea is a part of global commons and India has an abiding interest in peace and stability in the region. We firmly stand for the freedom of navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in these international waterways in accordance with international law, notably UNCLOS. India also believes that any differences be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to threat और यूज ऑफ फोर्स। इसके अलावा हांगकांग के कानूनों के बदलाव और मानवाधिकार जैसे मसले पर भी चीन दुनिया में घिरा हुआ है। कोविड-19 से जुड़े मसले पर भी चीन और अमेरिका में हाल के दिनों में तनातनी देखी गई। व्यापार के मसले पर भी अमेरिका और चीन के बीच लगातार तकरार हो रही है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो विश्व में कई स्तर पर चीन घिरता नजर आ रहा है, तो वहीं व्यापारिक और आर्थिक स्तर पर भी हुआवे टेक्नोलॉजी जैसी चीन की कंपनियों पर विश्व भर में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं ऐसे हालात में भारत अब देश में निर्मित 5G नेटवर्क को शुरू करने की तैयारियों में जुट गया है। सरकार भी मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैयारी में जुटी हुई है और भारत में यूं भी वैश्विक स्तर की कई बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। और ये सब दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के सपने को सार्थक करने की दिशा में भारत मजबूत कदम उठा रहा है। देश अब 5G सेवाओं को अपनाने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की तैयारी में जुट गई है। आज के समय में भारत के आकर्षक सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में वैश्विक स्तर की कई बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। एक भारतीय दूरसंचार कंपनी के पूरी तरह से देश में निर्मित 5G नेटवर्क को शुरू करने की तैयारियों को लेकर की गई घोषणा से देश आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के सपने को सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गूगल इंडिया कार्यक्रम के दौरान गूगल ने $10 बिलियन के निवेश का भरोसा दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत के डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दोहराया और बताया कि आखिर क्यों भारत दुनिया के लिए निवेश के बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभरा है। Why India is important in the present world? A stable democracy, an open society, and seeking to transform the life of ordinary Indians to the power of technology. That is what Digital India is about. And therefore, this digital transformation, emphasizing upon digital inclusion, bridging the digital divide, and allowing more and more innovation is a part of that process. भारत पिछले कुछ वर्षों में आईटी और टेलीकॉम में निवेश के लिहाज से आकर्षक अर्थव्यवस्था बना है और दूसरी तरफ दुनिया के कई मुल्क चीन के 5G उपकरण से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। चीन की कंपनी हुआवे और ZTE पर भारत सहित अन्य देशों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों के नजर में आने के बाद भरोसा खत्म हुआ है। मोबाइल नेटवर्क के लिए जरूरी 5G उपकरण में डेटा निजता और सुरक्षा मुद्दों को लेकर कुछ बातें सामने आई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका हुआवे टेक्नोलॉजी जैसी चीन की कंपनियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा जो मानवाधिकारों के हनन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। State Department will impose visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights violations and abuses globally. गौरतलब है कि अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने चीनी दूरसंचार हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में घोषित किया है। इस कदम से अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों पर हुआवे और ZTE उपकरण खरीदने और स्थापित करने के लिए सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस बीच ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनी हुआवे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। ब्रिटेन ने अपने 5G नेटवर्क से हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने इस साल के अंत तक 5G उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही 2027 तक पहले से चले आ रहे सभी हुआवे प्रोडक्ट्स को 5G नेटवर्क से हटाने का फैसला किया है। The government agrees with the National Cybersecurity Centre's advice. The best way to secure our networks is for operators to stop using new affected Huawei equipment to build the UK's future 5G networks. So to be clear,
From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei. And once the telecom security bill is passed, it will be illegal for them to do so. न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी अपने 5G प्लान में से हुआवे को हटाने का फैसला किया है। फ्रांस ने पूरी तरह से प्रतिबंध को खारिज किया है, लेकिन खबरों की माने तो 5G टेलीकॉम ऑपरेटरों से आग्रह किया है कि वो हुआवे उपकरणों का उपयोग न करें। अभी हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने रिलायंस जियो की तारीफ की थी और हुआवे के 5G उपकरणों की आलोचना की थी। अमेरिका और अन्य देशों ने चीन की कंपनी हुआवे को लेकर जो रुख अख्तियार किया है, उससे साफ है कि भारत के मेक इन इंडिया 5G नेटवर्क के प्रोडक्ट्स, जो कि किफायती और सुरक्षित माने जा रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया इन पर भरोसा जताएगी। ऐसे में भारत की उभरती डिजिटल क्षमता चीन को वैश्विक बाजार में कड़ा मुकाबला दे सकती है। अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC के सत्र के इस साल के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे और इस वर्ष के उच्च स्तरीय खंड की थीम है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद। 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है, ये है इस साल की थीम। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में पीएम मोदी का संबोधन होगा और शुक्रवार को पीएम मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी इस उच्च स्तरीय खंड को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ प्रधानमंत्री समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वार्षिक उच्च स्तरीय खंड में सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों का एक विविध समूह शामिल है और इस बार की थीम कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। और ये सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली जो महत्वपूर्ण ताकतें हैं उन पर फोकस करेगा, यानी मजबूत नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के बढ़े हुए महत्व के जरिए वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया जाएगा। 17 जून को भारत की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में पहला संबोधन होगा। इससे पहले जनवरी 2016 में पीएम ने 70वीं वर्षगांठ पर संबोधन दिया था। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे और हमारा आज का विशेष जुड़ा है चीनी कंपनियों पर जिस तरीके से उनके खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी से जुड़ा हमारा विशेष कि विश्व भर में चीनी कंपनियों के खिलाफ उठते सवाल। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभुदयाल जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। प्रभुदयाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी भी जुड़े हैं और साथ ही प्रोफेसर हर्ष पंत, जो सामरिक और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का। विष्णु प्रकाश जी, भारत ने जब चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया, हमने देखा कि वो एक तरीके की ऐसी पहल थी भारत की ओर से जिसके बाद विभिन्न देश जो पहले मूक शब्दों में बात करते थे चीन के खिलाफ, उन्होंने मुखर होकर बोलना शुरू किया, चीन का विरोध करना शुरू किया। खासतौर पर चीनी ऐप्स और चीनी कंपनियों का जिस तरीके से डेटा सुरक्षा की बात करें या निजी सुरक्षा की बात करें, तमाम सवाल जो अभी तक उठ रहे थे उनको मुखरता से सामने रखा। आज का युग डिजिटल दुनिया का युग है। ऐसे में डिजिटल वर्ल्ड में चीन की इन कंपनियों के खिलाफ इस तरीके का अविश्वास का माहौल बनना, इसके क्या मायने देखते हैं आप? दुनिया भर में अविश्वास का माहौल था, पर कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा था, कोई खुले आम बात नहीं कर रहा था। आप देखें कि ये जो कंपनीज हैं, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक हिस्सा है। उनको उनसे सपोर्ट मिलती है, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। और आजकल के समय में जबकि डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो हर एक चीज़ में है, चाहे आप बैंकिंग देख लें, एविएशन देख लें, पावर देख लें, डिफेंस देख लें, टेलीकॉम देख लें, हर जगह पे हैं। तो वहाँ एक देश के कंपनी को हम अगर मौका देते हैं या कोई भी मौका देता है जो कि एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जो सिर्फ अपना सबको डराता है, धमकाता है, धौंस देता है और अपना वो लगा हुआ है ज़मीन हथियाने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए, तो वो हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं। तो जब भारत ने एक कदम उठाया तो दो चीज़ें हुई। एक तो चीन चौंक गया, क्योंकि 49 जब ऐप्स को बैन किया गया तो चीन कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हम ये करेंगे। और अब एक तरह से लहर फैल रही है दुनिया भर में
कि ये किया जाए। और ये अब सिर्फ समय की बात है, बहुत जल्दी होगा कि हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों पर बैन लगा दिया जाएगा। और एक बार ये हो गया तो चीन का जो सबसे बड़ा ड्रीम था इंफोटेक और बायोटेक लीडरशिप का दुनिया भर का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, हरकतें की हैं, अब आखिरी चीज ये कहूंगा कि चीन ने शायद ही किसी पड़ोसी के साथ हो जिसके साथ इनके ठीक संबंध हो। आप जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, भूटान, भारत, म्यांमार, USA, कनाडा, हर एक जने के साथ लड़ाई जी। तो कहीं ना कहीं समय आ जाता है जब लोग कहते हैं बहुत हो गया, और उसका पुशबैक शुरू हो जाता है। जो हो रहा है हो गया है। विष्णु प्रकाश जी, आपने एक बात कही कि हुआवे कंपनी PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ तथ्य मैं सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि 1987 में जब ये कंपनी बनी, रेन ज़ेंगफी ने इस कंपनी को बनाया, जो खुद PLA के यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ही पूर्व डिप्टी रेजिमेंट चीफ थे। यही नहीं बल्कि 2010 से पहले तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट भी जारी नहीं की गई थी। लेकिन इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, कौन से सदस्य हैं, कैसे शेयर होल्डर्स का चुनाव होता है, सारी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। यही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन कमिटी जो है इस कंपनी की, वो रजिस्टर्ड है और पैसे भी अदा करती है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को, जिसका सीधा नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है। प्रभुदयाल जी, क्या ये तो कुछ तथ्य हैं जो मैंने सामने रखे हैं, क्या ये साबित नहीं करता कि ये कंपनी और इस तरह की कई अन्य कंपनियां हैं जो चीन की सत्ता के साझेदार के रूप में काम कर रही हैं? जी ममता जी, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये सब चीनी कंपनियां जो हैं, ये चीनी सरकार के लिए जासूसी करती हैं, और इसीलिए भारतवर्ष ने वो 59 चाइनीज एप्स पे बैन लगाया, जिसकी दुनिया में सराहना की गई है। चीन जो है इन कंपनीज के थ्रू साइबर वॉरफेयर भी करता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने ये मांग की कि चाइना में जो कोरोना वायरस किस तरह से उत्पन्न किया गया है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए, तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक, बहुत बड़ा साइबर अटैक लॉन्च कर दिया जी। तो चाइनीज गवर्नमेंट की पूरी तरह से सहायता करती है ये सब जो उनकी टेक कंपनीज हैं, जिसमें वावे जो है वो टॉप पे है। इस वजह से अमेरिका ने वावे पे पाबंदियां लगाई हैं, ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई, लेकिन फिर भी वावे को छूट है। देखिए, जो वावे के वहां पर इक्विपमेंट है वो 2027 तक वहां रहेंगे, और 2027 के आखिर में उनको हटाना जरूरी होगा। तो अभी भी 7.5 साल तक लगभग जो वावे है वो यूनाइटेड किंगडम में काम करता रहेगा और जासूसी करता रहेगा। बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, इन सब ने वावे को बैन किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमने 59 ऐप्स पे बैन किए हैं, उसी तरह हमको वावे को बिल्कुल नहीं किसी तरह का रोल देना चाहिए। भारतवर्ष में 5G की जो इजाद की जा रही है, वो जैसे जियो ने काफी इसमें काम किया है, और इंटरनेशनल टेक कंपनीज हैं वो जियो के साथ काम करना चाहती हैं। देखिए, अभी कल खबर आई कि $4.7 बिलियन गूगल ने इन्वेस्ट किया है जियो में। इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, व्हाट्सएप ने किया है, फेसबुक ने किया है, और इसके अलावा बहुत सी अन्य कंपनियों ने हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, टेक कंपनी में। तो चीन का जो रवैया है, इसके बारे में दुनिया में सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, और बहुत मुल्कों का ये मानना है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को मिलके साथ काम करना चाहिए, और जो चीन जिस तरह से दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता आ रहा है, उसको हमें बिल्कुल रोक देना चाहिए। जी प्रभुदयाल जी, जो आपने बात की कि देशों को मिलकर काम करना चाहिए, इस मुद्दे पर वापस आऊंगी, लेकिन हर्षपंत जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि चाइना स्टैंडर्ड्स 2035, जिसके आधार पर नई पीढ़ी की तकनीक यानी
टेलीकॉम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कैसे काम करेगी, इसको लेकर चीन काम कर रहा है। किस तरह तकनीकी तौर पर एक आम दर्शक के नजरिए से मैं समझना चाहूं, किस तरह ये जो 5G को लेकर हुआवे जैसी कंपनियां किस किस स्तर पर किस किस तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं देशों को, जिस कारण से आज देश इसको लेकर सतर्क हो गए हैं? देखिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि 5G सिर्फ ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी नहीं है। 5G जो है वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है जो आगे चल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की नींव रखेगी। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब आ रहा है, जो जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक बेस्ड जो अब एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, इसमें 5G एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जिसको देशों को ये अपनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको आत्मसात करना पड़ेगा। तो वहां पर जो सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी होती तभी समझ में आता है, लेकिन ये एक पूरे जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसकी नींव रखी जा रही है। तो क्या कोई भी देश ऐसा जो ऑटोनॉमी चाहता है, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहता है, वो क्या इस टेक्नोलॉजी को किसी और देश के हवाले कर सकता है? और मुझे लगता है इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आप ये देख रहे हैं कि आगे 20, 25, 30 सालों में आपकी जो बेसिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है वो कहाँ जा रही है, उसके बाद देशों को ये बात समझ में आ रही है कि इतना आसान नहीं कि चीन ने जिस तरह से अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को मेल्ड किया और उसके बाद जो दुनिया भर में जो इसको छूट मिली उसका फायदा उठाया, उसका नतीजा ये है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और जो वो ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उसकी नींव रखेगा, तो वहां पर दूसरे देशों को ये हिचक हो रही है कि वो देख जिस तरह से चीन का व्यवहार हो रहा है। तो कहीं पर जब आप चीन का एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा देखें, बेसिक जो डिफरेंस आज चीन के जो बेसिक एक वैल्यू सिस्टम चीन ने क्रिएट किया है, वो ये किया है कि कोई भी ट्रीटी हो, कोई इंटरनेशनल लॉ हो, कोई इंटरनेशनल नॉर्म हो, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो इसको मानता नहीं। और उसके बाद वो वहां से वो कोशिश कर रहा है कि उसके बावजूद वो दूसरे देशों में घुस जाए और दूसरे देशों में घुस के न सिर्फ अपने बायलैटरल हितों को साधे, बल्कि उन देशों की पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करे। और यही कुछ हो रहा है पिछले कुछ, जब हम देशों की ऑस्ट्रेलिया की बात करें खासकर, जिसका की एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ये एक वातावरण चीन के खिलाफ बन रहा है, ये वातावरण एक कारण से बन रहा है और चीन की अपनी ही पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी ट्रैजेक्टरी, अपनी एक एग्रेसिव इंटेंट इसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मुझे लगता है भारत ने जो इस कदम उठाया बहुत जरूरी कदम था और इसको देखते हुए और देश भी अब भारत के साथ खड़े होंगे और इस पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। जी, और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण जो हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं, जी ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया जा रहा है, इसी वजह से वहां एक सर्वे हुआ जिसके हिसाब से माना गया कि 94% ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियाई हैं वो आज चीन के खिलाफ हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि चीनी उत्पादों के खिलाफ आवाज मुखर हो रही है। विष्णु प्रकाश जी, जब हम हुआवे जैसी कंपनी की बात करते हैं तो जाहिर है कि अगर इतने दशकों से एक कंपनी 170 देशों में पैर जमा चुकी थी तो उसका कोई कारण रहा होगा, और अब इस कंपनी को लेकर अगर प्रतिबंध लगाने की दिशा में देश सोच रहे हैं और कदम उठा रहे हैं तो उसका प्रभाव भी इन देशों पर पड़ेगा। यूके के लिए ही कहा जा रहा है कि 5G को अब अपनाने में, इसके जाने के बाद अपनाने में उसको वो इस प्रक्रिया में 2-3 साल पीछे हो गया है ब्रिटेन। ऐसे में क्या देश तैयार हैं इस इम्पैक्ट के लिए? और ऐसे हालात में बहुपक्षवाद की बात हम लगातार कर रहे हैं, ये बहुपक्षीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है और क्या विश्व तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, और नहीं भी है तो विश्व को तैयार होना पड़ेगा। आज जो उनके समक्ष जो ऑप्शंस हैं दो हैं, या तो कुछ पैसे बचा लें और या अपनी इज्जत बचा लें, अपनी स्वतंत्रता बचा लें, और एक जो एक्सपेंशनिस्ट पावर है उसके अधीन हो जाएं। तो ये चॉइस है। जब आपके पास इतना बड़ा संकट होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। पर देखिए, भारत में लहर देखिए चीनी सामान को बॉयकॉट करने के लिए, और जो सब कहते हैं कि हम नुकसान उठा लेंगे पर हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। अब 170 मुल्कों ने चीन के हुआवे के सामान को लेना कैसे शुरू किया? चीन एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है, कमांड इकोनॉमी है। जो कॉस्टिंग होती है वो मार्केट नहीं डिटरमिन करता, वो पॉलिटिक्स डिटरमिन करती है।
तो आप सब्सिडाइज करते हैं, आप के जो पर्पस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो उसके हिसाब से आप मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं पॉलिटिकल प्राइस के साथ। और चीन की जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो उनकी फाइनेंशियल पावर है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये इसी तरह वो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं आगे और साइड ट्रैक नहीं होना चाहता, पर इकोनॉमिक पावर और मसल पावर और मिलिट्री पावर का जो इस्तेमाल कर रही है चीन अपनी विस्तारवादी पॉलिसीज के कारण, वो सबको पता है। तो अब उसके लिए उपाय क्या है? जरूर है कि थोड़ा नुकसान होगा, जरूर शायद होगा कि कुछ कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी, शायद कोई 1 साल 2 साल पीछे भी रह जाएं। पर जैसे अब ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले D10 की बात की थी, डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज, यानी कि जो G7 कंट्रीज प्लस साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने